सुप्रभात बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे और अपनी स्टडी को भी एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से दो बैलों की कथा नामक पाठ पढ़ेंगे। ये कहानी आपकी बहुत लंबी है, इसको हम 2-3 पार्ट में पढ़ पाएंगे। इस कहानी को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। उन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे उपन्यास लिखे, पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उनकी कहानियाँ सामाजिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। जो समाज में घटनाएं घटित होती रहती हैं, उन्हीं के आधार पर ये कहानी लिखते हैं। इसीलिए इनकी कहानियाँ बहुत ज़्यादा हृदय स्पर्शी, मतलब हृदय को छूने वाली होती हैं, एकदम मन को छू जाती हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने कृषक समाज और पशुओं के भावनात्मक संबंध का वर्णन किया है। उन्होंने ये बताया है कि स्वतंत्रता सहज नहीं मिलती। स्वतंत्रता पाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इसमें जो दो बैल हैं उनका नाम है हीरा मोती। हीरा मोती दोनों अपने मालिक से बेहद प्यार करते हैं और उन दोनों की आपस में भी गहरी दोस्ती है। दोनों बैल बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी, परोपकारी और बहादुर हैं और उनका मालिक भी उनसे बहुत प्रेम करता है। आप लोग कहानी शुरू करने से पहले कॉपी पेन ले लीजिए, ताकि जो भी कठिन शब्द आएंगे उनको आप नोट करते जाइएगा। आपको अर्थ जब स्पष्ट होगा, शब्दों का अर्थ स्पष्ट होगा, तो कहानी और अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को पल्ले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। पल्ले दर्जे माने पहले दर्जे का, निरापद सहिष्णुता माने अत्यधिक सहनशीलता। तो जब हम किसी को बेवकूफ़ कहना होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? गधा। है ना? पहले नंबर का बेवकूफ़ तो गधा कह दिया हमने उसको। लेकिन गधे में जो सीधापन है, इस कारण उसको ये पदवी दी गई है, ये कहना मुश्किल है। निरापद सहिष्णुता माने अत्यधिक सहनशीलता। गधे के अंदर बहुत ज़्यादा सहनशीलता होती है, उस इसीलिए उसको ये पदवी दी गई है। ये बात कहना मुश्किल है। उसको ये पदवी क्यों दी गई, ये नहीं पता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। अनायास माने अचानक। जब गाय का छोटा बेबी होता है, उसके पास अगर कोई जाता है तो फिर उसकी रक्षा के लिए वो सींग मारती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। कुत्ता भी अपने मालिक से बहुत प्यार करता है, लेकिन तब भी वो कभी कभी क्रोध करता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, ना देखा। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी ना दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, वैशाख के महीने में एक बार वो जमीन पे लौट लेता है, खुश हो लेता है, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, गधे का जो चेहरा होता है वो हमेशा उदास नीरस सा रहता है, कभी भी उसको किसी ने खुश होते नहीं देखा। विषाद माने दुख, स्थायी माने हमेशा रहने वाला। सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सब उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। पराकाष्ठा माने बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक, जिसकी सीमा पार हो गई हो। पर उस आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं ना देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। प्रेमचंद जी ये समझाना चाह रहे हैं कि आज गधे को हम लोग क्या कहते हैं? गधे गधे को क्या माना गया है कि अत्यंत सीधा माना गया है ना? इसीलिए हम उसके लिए मूर्ख शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके अंदर जितना सदाचार है, साधु संतों के जितने गुण हैं, उसके बावजूद भी अगर हम उसको गधा कहें तो ये सद्गुणों का अनादर है। गधा ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो अत्याचार को और चुपचाप सह लेता है और अन्याय के प्रति असंतोष प्रकट नहीं करता। तो प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि इतना सीधापन भी संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुत ज़्यादा सीधापन होने से मनुष्य को दबाया जाता है, उसका बेजा फायदा लोग उठाते हैं। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्यों दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाते। ईंट का जवाब पत्थर से देना मतलब कड़ी प्रतिक्रिया करना।
अब भारतीय जो हैं वो सीधे सच्चे होते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अपने काम से मतलब रखते हैं, तो विदेशों में लोग उनको बेवकूफ़ समझते हैं। अगर वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाएं, मतलब अगर उनके संग कोई बुरा व्यवहार करे तो वो भी उनके साथ उससे ज़्यादा बुरा व्यवहार करें, तब शायद सब कहलाएं। तब विदेशों में ये समझा जाए कि हाँ, भारतीय भी तेज़ होते हैं, है ना। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सब जातियों में गण बना दिया। जब सब जापान को सफलता मिली तो उसका नाम देश के सब देशों में आने लगा। संसार के में जितने भी सब देश थे उसमें जापान का भी नाम आने लगा। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। ठीक है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गांव में जब कोई बेवकूफ़ी की बातें करता है तो, या कम बुद्धि की बात करता है, तो लोग उसको क्या कह देते हैं, बचिया के ताऊ, मजाक में। लेकिन प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि मेरा ऐसा मानना नहीं है कि बैल बेवकूफ़ होता है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और भी कई रीतियों से अपना संतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि गधा तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ होता है, बहुत ज़्यादा सीधा होता है, लेकिन बैल वैसे तो सीधा है, लेकिन फिर भी वो कभी कभी अड़ियलपना दिखा देता है, और कभी कभी उसको भी गुस्सा आ जाता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। पछाई बैलों की जाति का नाम है। काम में चौकस मतलब काम में बहुत तेज़ और फुर्तीले थे, और उनका जो डील डॉल था, उनकी जो पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ऊंची थी, लंबे चौड़े थे। बहुत दिनों से साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय माने विचारों का आदान प्रदान। मूक भाषा माने चुपचाप, मूक मतलब जो बोल ना सके। तो ना बोल पाने के बाद भी जानवर जो होते हैं वो अपनी बातों को एक दूसरे को समझा देते हैं, एक दूसरे से अपनी बात कर लेते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था, हम ये नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। गुप्त माने छिपी हुई। जानवरों के पास जरूर कोई ना कोई ऐसी शक्ति होती है जिससे वो अपनी बात उन एक दूसरे को समझा देते हैं। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। विनोद माने मनोरंजन, आत्मीयता माने अपनापन। जब दोनों सींग मिलाते थे तो उनके अंदर मनोरंजन मतलब खेलने का भाव होता था, और अपनेपन का भाव होता था। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जो घनिष्ठ मित्र होते हैं, पक्के मित्र होते हैं, वो आपस में कुश्ती लड़ने लगते हैं, कभी कभी एक दूसरे को मारते हैं। ये सब क्यों करते हैं? प्यार में करते हैं। इसी तरीके से जब वो खाली होते थे तो वो अपने सींग से सींग मिला लिया करते थे। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर किसी की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। चेष्टा माने कोशिश। दोनों एक दूसरे के ऊपर कम बोझ डालना चाहते थे और अपने ऊपर ज़्यादा बोझ डालना चाहते थे। ठीक है। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या समय को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। नान में खली भूसा जाने के बाद दोनों साथ साथ मुंह डालते और साथ साथ बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी मुंह हटा लेता। दोनों संग संग खाना खाते थे। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई माने बैलों का जोड़ा। बैलों को क्या मालूम कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे। मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। बैलों की अगर आवाज़ होती तो वो अपने झूरी से पूछते कि तुम हमें क्यों बेच रहे हो। वो बेचारे पूछ तो पाए नहीं, लेकिन दुखी थे। लेकिन जब वो बैलों को ले जा रहा था गया तो उसको दांतों पसीना आ गया, मतलब उसको बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा। उनको ले जाने में बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना पड़ा। दांतों पसीना आ गया, ये क्या है, मुहावरा है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके उंकारते। पगिया माने रस्सियाँ, उनकी रस्सियाँ।
अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना भी कबूल था। चाकरी माने तुम्हारी नौकरी बजाने में। हम तो मर जाने को भी तैयार थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? बैल अपने आप से ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि झूरी, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि झूरी काची ने उनको क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह ना डाला। उनका दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। यहाँ पर उनको अपनी जान पहचान का कोई भी नहीं था। वो बिल्कुल सब लोग उनके लिए बेगाने से थे, इसलिए उनका दिल भारी हो रहा था। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। कनखियों माने तिरछी नज़रों से। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे माने जो उनके गले में रस्सियां पड़ी हुई थी, उनको तुड़ा लिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने मजबूत रस्सियां जो हैं ये भी बैल तोड़ देंगे। पर इस समय इन दोनों में दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। जब किसी को क्रोध होता है, किसी के अंदर या विद्रोह की भावना होती है तो उसकी शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो बैलों में भी इस समय क्रोध की भावना थी, बदला लेने की भावना थी कि हमें यहाँ पे क्यों भेजा गया है, हम तो अपने घर जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक एक झटके में ही अपनी रस्सियां तोड़ दी। ये देखिए, रस्सियां तोड़ के अपने मालिक के पास जा रहे हैं। जूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराब लटक रहा है। दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं और दोनों के गले में रस्सियां लटक रही हैं। घुटनों तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेम आलिंगन और चुम्बन का वो दृश्य बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही मनोहर था, मतलब बड़ा ही सुंदर था। मनोहर माने सुंदर। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व माने जो पहले ना हुआ हो। ऐसा नहीं था कि गांव में ये घटना पहले कभी हुई नहीं थी, कभी कोई जानवर आया नहीं था गांव में वापस। लेकिन ये घटना महत्वपूर्ण जरूर थी। महत्वपूर्ण इसलिए थी कि हीरा और मोती इतनी दूर से गया के गांव से पैदल अपने आप वापस आ गए थे। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। अभिनंदन पत्र माने प्रशंसा पत्र। अब बैल पढ़ना तो जानते नहीं थे, जो प्रशंसा पत्र उनको लिखा हुआ दिया जाता। उनको क्या प्रशंसा पत्र दिया गया, उनको क्या अभिनंदन पत्र दिया गया कि कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़ लाया, कोई चोकर लाया, कोई भूसी लाया। मतलब उनको खुश करने के लिए सब लोग अपने घर से कोई ना कोई चीज़ लेके आए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस ना हुआ। मतलब ये सब बातें जो बैलों के बारे में बोली जा रही थी, इनको काटने का किसी के अंदर साहस ना हुआ, हिम्मत ना हुई, क्योंकि ये सब बातें बिल्कुल सही थी। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम ना किया, वहां से भाग खड़े हुए। अब उसका तो चिढ़ना निश्चित था, स्वाभाविक था, क्योंकि उस गया जो था उसका भाई था, उसके घर बैल गए थे, वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ पे काम नहीं करा, तो उसको बुरा लगा, है ना। तो उसने क्या कहा, झूरी ने क्या कहा, झूरी अपने बैलों पर ये आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है, दाना चारा ना दिया होगा तो क्या करते। उसको बहुत बुरा लगा कि इसके ऊपर दोषारोपण किया। आक्षेप माने दोषारोपण करना। झूरी की स्त्री ने बैलों पे आक्षेप किया, दोषारोपण किया कि वहाँ पे रुके नहीं, काम नहीं करा। तो इसीलिए उसने क्या कहा कि दाना चारा न दिया होगा तो क्या करते। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सब पानी पिला पिला कर रखते हैं, है ना। उसने कहा, क्या कहा कि और सब लोग तो पानी पिला पिला कर रखते हैं, बस तुम ही तो खिलाना जानते हो। स्त्री ने हम पिला पिला कर, झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसीलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, चाहे मरे और चाहे जिन खाएं या फिर
चाहे भूखे मरे। अब वो तो अपने चारे चरनी पे आके खड़े हो गए थे। झूरी की पत्नी को गुस्सा आई तो उसने क्या करा, केवल सूखा भूसा डाला। उसने कहा कि चाहे खाएं चाहे मरे, लेकिन मैं इनको सूखे भूसे के अलावा कुछ नहीं दूंगी। और अपने नौकर से भी मना कर दिया कि इसको कुछ भी खाने के लिए नहीं देना है। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। उन्हें लगा शायद अच्छा खाना हमारे लिए आ रहा हो। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। झूरी ने कहा कि इसमें थोड़ी सी खली डाल दो नौकर से। तो उसने कहा कि नहीं भैया, मैं नहीं डाल रहा, मालकिन मुझे डांटेंगी, और जब मुझे डांटेंगी तो आप भी उनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, तब आप मेरा पक्ष नहीं लोगे। मैं तो नहीं डाल रहा। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहले तो पैदल चला के लेके गया था, लेकिन अब उसने क्या करा, अब इस बार बैलगाड़ी में जोता बैलों को। बैलगाड़ी से लेके जा रहा है। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था, हीरा ज़्यादा समझदार था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। जो गया के अपने बैल थे उनको तो अच्छा अच्छा खाना दिया, और इनको सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था मतलब कभी गलती से भी उनको नहीं डांटता था। मारना तो बहुत दूर की बात रही। उसकी एक टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। टिटकार माने एक बार हल्के से बुलाने पर ही दोनों तैयार हो जाते काम करने के लिए। यहाँ मार पड़ी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही। आहत सम्मान माने, आहत माने चोट, है ना, व्यथा माने दुख। उनके सम्मान को पे जो चोट लगी थी उसका दुख तो उनको था ही, ऊपर से मिला सूखा भूसा। नान की तरफ आंखें तक ना उठाईं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, निर्दयी माने जिसके अंदर दया ना हो, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब जब मोती की नाक पे डंडे मारे गया ने तो जब हीरा की नाक पर गया ने डंडे मारे तो मोती को बहुत गुस्सा आया, और उसने पूरे बैलगाड़ी को तहस नहस कर दिया, सब तोड़ ताड़ के बराबर कर दिया। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं मजा। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। मोती ने कहा कि अभी अगर मुझे मारेगा तो फिर मैं भी इसको मारूंगा। तो हीरा ने उसको समझाया कि नहीं, हमारी जाति का धर्म मारना नहीं है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ऐंठ कर रह गया मतलब मन महसूस कर रह गया, अपना मन मार कर रह गया। उसने हीरा की बात मान ली। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मसलहत माने समझदारी। इस समय बहुत गुस्सा में हैं दोनों जानवर, और अगर हमने इनको मारा तो ये फिर हमें मार सकते हैं पलट के, इसलिए समझदारी सी में कि इनको चुपचाप इस समय ले चलो। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। अब उस घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी जिसने दोनों बैलों को छुपकर एक एक रोटी खिला दी। एक उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। हृदय को भोजन मिल गया मतलब उनके हृदय को तृप्ति हो गई। उनको बहुत अच्छा लगा, कि उनको लगा कि चलो इस बेगाने जगह पे, बेगाने शहर में हमारा कोई तो अपना है जो हमें प्यार करता है। उनको ये बात सोचकर बहुत अच्छी लगी। उनको लगा यहाँ भी शायद कोई सज्जन रहता है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ रहती थी। सौतेली माँ मारती थी, इसीलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। जो लड़की जिसने रोटी खिलाई, तो कहते हैं दुख ही जो होता है वही दूसरे का दुख समझ सकता है। उसकी माँ सौतेली थी, उसको मारती थी और ढंग से खाना नहीं देती थी, और वही हाल बैलों का भी था कि बैलों को भी मार पड़ रही थी, ढंग से खाना नहीं मिल रहा था, तो वो उन बैलों का दर्द समझती थी।
इसीलिए वो उनको चुपचाप एक एक रोटी दोनों के लिए ले आई। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद में अगला पार्ट, सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। आशा है आप लोगों को स्टोरी समझ में आई होगी। आप लोगों ने वर्ड मीनिंग भी अपने नोट करे होंगे। ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।